नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और आप सभी प्यारे बच्चे बिल्कुल इंतज़ार में होंगे कि कब मंडे आएगा और क्लास शुरू होगी। तो पिछले थर्सडे को हमारी क्लास हुई थी, फ्राइडे में हमारी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि मैंने आप लोगों को मैसेज भी डाला था टेलीग्राम पर कि जो मेरी बहन थी उस इनकी शादी थी, इस वजह से आपकी जो फ्राइडे वाली क्लास थी वो हो नहीं पाई। और सैटरडे में आपकी क्लास होती नहीं है बेटा, और संडे में भी आप लोग फ्री रहते हो। तो इसीलिए आज मंडे और मंडे में हम लोग आपको अपने टाइम के अनुसार मिले हैं। तो सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाओ एक बार, और अपनी क्लास को फिर हम शुरू कर रहे हैं। तो सभी प्यारे साथियों को हाथ जोड़कर प्रणाम है, सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार है। आप एकदम बढ़िया हैं सारे के सारे, और सभी बच्चों को आवाज़ मेरी पहुंच रही होगी। सभी बच्चे जो हैं वो बेहतरीन तरीके से तैयार होंगे क्लास को करने के लिए। टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? कोशिका। कोशिका के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो चलिए आइए इस टॉपिक को आगे बढ़ा दिया जाए। एक बार जो भी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं वो थम्स अप कर दो, जो भी बच्चे मुझे देख पा रहे हैं वो थम्स अप कर दो, फिर हम अपनी क्लास को आगे लेकर चलते हैं भाई, है ना। मेरे ख्याल से सारे बच्चे सुन पा रहे हैं, सारे बच्चे मुझे विजिबल कर पा रहे हैं। तो सभी बच्चों को आप लोगों को थम्स अप कर देना है कमेंट सेक्शन में, जिससे भाई मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई सारे बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं अच्छे से सभी बच्चे। हेलो मैम जी, हेलो हेलो, नमस्कार, राधे राधे, गुड आफ्टरनून टू ऑल, सभी बच्चों को नमस्कार। तो बच्चों एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि आपकी जो 4 बजे कंप्यूटर की क्लास चलती है वो आज नहीं हो पाएगी क्योंकि सर थोड़ा सा अवेलेबल नहीं है। तो आप इंतज़ार मत करिएगा कि सर क्लास आपकी लाइव होगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके बाद जो 4 बजे कंप्यूटर की आपकी क्लास होती है वो नहीं चल पाएगी आज। तो आप अपना रिवीजन बैठकर कर लेंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो चलो आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं कि मैम हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सेल यानी कि कोशिका। तो दिल्ली पुलिस वाले जो बच्चे हैं इनकी कंप्यूटर की क्लास जो 4 बजे होती है वो नहीं चल पाएगी, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे इस बात पर। तो आइए अपने टॉपिक की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं, कोशिका की बात करते हैं। तो कोशिका जो है प्यारे साथियों, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कोशिका के अध्ययन को कहते हैं हम लोग साइटोलॉजी, है ना। और कोशिका सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है, सबसे चुन्नू सी इकाई है, ठीक है। और कोशिका ही हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, मतलब कोशिका ने हमारी संरचना बनाई है और कोशिका ही हमारे अंदर काम करती है। अगर आपका जो दिल है वो काम कर रहा है तो कोशिका की बदौलत, आपके जो दिल की संरचना बनी है वो किसकी बदौलत? कोशिका की बदौलत। तो ऐसे सारे अंग कोशिका से बने हैं और कोशिका ही उन अंगों में काम कर रही होती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि मैम इस भरे संसार में, इस पूरे संसार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है और सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, ठीक है। हाँ, आपने शादी में डांस किया होगा नहीं बेटा, मैंने शादी में डांस नहीं करा था, ठीक है। आ जाओ बात कर लेते हैं कि संसार में सबसे छोटी कोशिका, मैं आपको यहाँ से पढ़ा रही थी चीज़ें, तो आ जाओ वापस से बात करते हैं। संसार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है भाई? तो जब हम लोग बात करते हैं कि इस संसार में सबसे छोटी कोशिका जो है वो किसकी है, तो आप लोग मुझे बता दो जरा किसकी है इस पूरे संसार में सबसे छोटी कोशिका? स्मॉलेस्ट सेल, आप लोगों को पूछता है स्मॉलेस्ट सेल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो इस पूरे वर्ल्ड की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इस संसार में सबसे छोटी कोशिका है एक जीवाणु की। भाई जीवाणु खुद ही चुन्नू से होते हैं, तो जीवाणु की कोशिका भी सबसे छोटी है। और उस जीवाणु का नाम क्या है भाई प्यारे बच्चे? उस जीवाणु का 7 तारीख की क्लास तो अपलोड होगी, थर्सडे 7 को ही तो था, फ्राइडे में तो नहीं हुई थी आपकी क्लास। मैंने वही तो बताया आपको कि थर्सडे में आपकी क्लास हुई थी 6 तारीख को, 7 तारीख में नहीं हुई थी क्योंकि 7 की तो शादी ही थी मेरी सिस्टर की। और बेटा 8 में आपका सैटरडे था, सैटरडे में आपकी एप्लीकेशन की क्लास चलती नहीं है और संडे आपका ऑफ होता है ना। तो आप लोगों को ऐसे करनी है। बड़ी मच्छर क्यों आ रहे हैं मेरे पास? ये अभी गर्मी आई है नहीं और मच्छरों का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। तो संसार में सबसे छोटी कोशिका जो होती है ये होती है बेटा माइकोप्लाज्मा की। किसकी? माइकोप्लाज्मा। मैम ये कौन सा जीव है माइकोप्लाज्मा? तो ये माइकोप्लाज्मा साहब है आपके बैक्टीरिया, ये है बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा जी। तो संसार में सबसे छोटी कोशिका जो होती है ये होती है माइकोप्लाज्मा की, ये है माइकोप्लाज्मा।
तो माइकोप्लाज्मा जो होता है इसकी कोशिका का साइज कितना है, तो 0.1 से 0.2 माइक्रोन होता है इसकी कोशिका का साइज। ठीक है, तो ये सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है प्यारे बच्चे। मैंने अभी पीछे लिख ही दिया है कि संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है, आप बताएंगे माइकोप्लाज्मा। अब मैम इस माइकोप्लाज्मा से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये स्मॉलेस्ट सेल है प्यारे बच्चे। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये जो माइकोप्लाज्मा है ना इसके और भी बहुत सारे नाम है। इस माइकोप्लाज्मा को बहुत लोग प्यार करते हैं, और जब हम किसी को प्यार करते हैं तो प्यार में हम उनका नाम रख देते हैं। जैसे मेरी सोनू मोनू है ना, सोना, और जानू, दिलबर, दिलबर जानिया, तो अलग अलग तुमने कई सारे नाम सुने होंगे। अब ये प्यार की बात तो रही अलग, लेकिन जब हमारी मम्मी हमें प्यार करती है तो हमारी मम्मी हमें डुग्गू, सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू ऐसे करके हमें बुलाती हैं। तो वैसे ये जो माइकोप्लाज्मा नाम का बैक्टीरिया है ना, इस बैक्टीरिया के भी बहुत सारे नाम है। मैम 5 तारीख की क्लास, बेटा 5 तारीख की क्लास तो अपलोड है, मैंने देखा था अपलोड है। वो तो रसगुल्ला खाकर आई हूँ, रसगुल्ला ही है बस खाने को शादी में, बहुत सारी चीज़ें खाई मैंने तो बहुत सारी चीज़ें खाई हैं। तो भाई आ जाओ, आगे बात करते हैं हम लोग। बायोलॉजी टीचर को ज़्यादा मच्छर खाते हैं, अच्छा ऐसा हो सकता है। तो भाई अब हमने बात करी है कि जो माइकोप्लाज्मा है ये एक बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया के ढेरों नाम आते हैं पेपर में, तो इसके नाम बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, इसके नेम बहुत ज़रूरी हैं। तो इस माइकोप्लाज्मा को हम क्या कहते हैं बेटा, इसको कहा जाता है PPLO, इसको कहते हैं हम लोग PPLO। तो कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि संसार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है, तो आपको ऑप्शन में फिर माइकोप्लाज्मा ना देकर PPLO भी लिखा सकता है। आपकी आंखें तो ढूंढेगी माइकोप्लाज्मा को, माइकोप्लाज्मा कहीं नहीं मिलेगा। फिर तुम मुझे कहोगे कि अरे भैया कैसी मैडम थी, उन्होंने कहा था सबसे छोटी कोशिका है वो तो माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा तो कहीं ऑप्शन में नहीं है। अब माइकोप्लाज्मा ऑप्शन में नहीं है तो PPLO ऑप्शन में मिलेगा। मैम PPLO किसका नाम है, इन्हीं भाई साहब को कहते हैं PPLO भी। तो माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम होता है PPLO। मैम PPLO की फुल फॉर्म क्या होती है, तो PPLO की फुल फॉर्म होती है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लाइक ऑर्गेनिज्म, तो ये किसकी फुल फॉर्म होती है, PPLO की। तो ये जो माइकोप्लाज्मा होता है इसी को आप लोग प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हो। हिंदी में भी ऐसे लिखा आएगा कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो लाइक जीव इसको आप लिख सकते हो, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। तो ये ना निमोनिया जैसे प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसको कहा जाता है PPLO। तो PPLO किसका नाम है आपको पूछेगा, माइकोप्लाज्मा का। एक नाम तो ये हो गया। मैम इसका दूसरा नाम क्या है, तो प्यारे साथियों इसी को माइकोप्लाज्मा को ही हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, माइकोप्लाज्मा के बारे में बात कर रहे हैं। इसी माइकोप्लाज्मा को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसी माइकोप्लाज्मा का एक और नाम भी है। मैम इसका दूसरा नाम क्या है, इसको कहते हैं MLO। तो कभी भी आपको पूछे कि MLO कौन से बैक्टीरिया को कहते हैं, तो MLO भी माइकोप्लाज्मा का ही नाम है ना। मैम फिजिक्स की क्लास आज चलेगी बेटा, फिजिक्स की क्लास तो आई थिंक आपकी कहाँ होती है, अच्छा अगर आप लोग उसमें AWTPO की बात कर रहे हो तो बिल्कुल वो चलेगी आप लोगों की, बिल्कुल रात को होगी अगर शेड्यूल है तो प्यारे बच्चे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मैम MLO भी किसका नाम होता है, माइकोप्लाज्मा का ही। MLO की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉलिक्यूल। MLO की फुल फॉर्म होती है मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म इसको कहा जाता है, मतलब अणु के समान जीव, अणु के समान जीव। अच्छा जब आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो है ना, तो आपने पढ़ा है कि केमिस्ट्री में सबसे छोटे अणु होते हैं, है ना, सबसे छोटे अणु मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं मॉलिक्यूल। तो ये भी सबसे छोटा जीव है, सबसे छोटी कोशिका है इसकी, इसीलिए इसकी तुलना हमने अणु से कर दी है। तो इसको हम लोग मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, अणु के समान जीव भी कहते हैं। तो मैम 2 नाम तो अभी तक आपने हमें बता दिए, तीसरा नाम क्या है इसका, इसको कहते हैं जोकर, है ना, जोकर, इसको कहते हैं जोकर ऑफ प्लांट, इसको पादपों का जोकर भी कहते हैं।
ठीक है, या पादप जगत का जोकर है प्यारे बच्चे ये। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया है जिसको पादप जगत का जोकर कहते हैं। तो यही है भाई माइकोप्लाज्मा। इसको हम लोग पादप जगत का जोकर भी कहते हैं बेटा, इसी को कहते हैं पादप जगत का जोकर। अच्छा मैम, इसको क्यों कहा जाता है पादप जगत का जोकर? इसको क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि ये अपनी शेप को चेंज करता रहता है। जैसे तुमने जोकर देखा है, नाक पर ऐसे लट्टू सा रखा रहता है उसके, और वो तरह तरह की शक्लें बनाता है ऐसे ऐसे, और तुम्हें हंसी आती है उसके कारनामे देखकर। वैसे ही ये जो माइकोप्लाज्मा होता है ये भी अपनी शक्लों को चेंज करता रहता है, ये भी अपनी शेप को चेंज करता है। बेटा बायोलॉजी में 3 ऐसी चीजें हैं जो कभी भी तुम्हें फिक्स शेप में दिखेंगी नहीं, जो कभी भी तुम्हें एक जैसी आकृति में दिखेंगी नहीं, ये हमेशा अपनी शेप को चेंज करती रहती हैं। कैसे? जैसे तुमने देखे दल बदलू लोग होते हैं, कुछ दल बदलू, तुम्हारे सामने तुम्हारे हैं और तुम्हारे पीठ पीछे जिसके साथ हैं उसके हैं, तो मतलब दल बदलू है ये, दल बदलू। ये कभी कैसी शक्लों को कर लेता है अपनी, कभी कैसी शक्ल कर लेता है। तो इसीलिए याद रखना कि ये जो माइकोप्लाज्मा है इसके ढेरों नाम है। एक तो इसको पीपीएलओ कह देते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दूसरा इसको एमएलओ कह देते हैं क्योंकि बहुत छोटा है, सबसे छोटी कोशिका है इसकी, है ना। तो प्यारे बच्चे, है ना, जैसा आप बना रही हैं वैसे ही सेम, अच्छी हाँ है ना। और मॉलिक्यूल लाइक भी कह देते हैं इसको, अणु के समान। और तीसरा इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, पादप जगत का जोकर, क्योंकि अपनी शक्लों को चेंज करता है। अब मैं यहाँ नोट कर डब्बे में बता रही हूँ आपको एक चीज, भाई नोट कर एक चीज हमने यहाँ लिख ली। क्या मैडम जी? आपने लिखना है कि 3 चीजें ऐसी हैं बायोलॉजी में जो अपनी शक्लों को चेंज करती हैं। एक तो भैया ये अमीबा बेचैन आत्मा है, इस अमीबा को बिल्कुल भी शांति नहीं है, ये रुक ही नहीं सकता एक एंगल के अंदर कभी भी, ये हमेशा कभी इधर कभी उधर, मतलब अपनी शक्ल को चेंज ही करता रहता है। अमीबा हो गया। एक आपने पढ़ी थी WBC, मैंने आपको पढ़ाया था WBC के बारे में, श्वेत रुधिर कोशिका। श्वेत रुधिर कोशिका कभी शांति से नहीं बैठ सकती भैया आपके शरीर के अंदर, ये भी बेचैन रहती हैं, इनको भी पूरी बेचैनी है, ये भी अपनी शेप को चेंज करती रहती हैं। और एक ये माइकोप्लाज्मा, एक आपने अभी अभी पढ़ी लिया ये माइकोप्लाज्मा। तो ये तीनों के तीनों ऐसे हैं जो बेचैन आत्मा है बेटा, ठीक है। ये तीनों के तीनों अपनी शक्लों को, अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। तो आपने डब्बे में बढ़ाकर इन तीनों को बैठा लेना है। ये तीनों जब भी तुम्हारे कंट्रोल में आएंगे पेपर के एग्जाम में, जब पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे 3 जीव हैं जो जीव विज्ञान में अपनी आकृति को चेंज कर सकते हैं, अपनी शेप को बदल सकते हैं, तो अमीबा, WBC और माइकोप्लाज्मा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये तीनों अपनी शक्लों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, तीनों क्या करते हैं, ये आकार या आकृति में परिवर्तन कर लेते हैं, आकृति में परिवर्तन करते हैं अपनी, कभी कैसे दिखते हैं आपको, कभी कैसे दिखते हैं। तो ये तीनों ऐसे हैं जो अपनी आकृति में परिवर्तन करते हैं। कैन चेंज देयर शेप, अपनी शेप को बदल लेते हैं प्यारे बच्चे ये, ठीक है। समझ में आ गई? दल बदलू हैं ये तीनों के तीनों। अब अमीबा पे तो क्वेश्चन आया भी था अभी जब आपके RPF के एग्जाम चल रहे थे और ALP के, वहां पे पूछा भी गया था कि जीव विज्ञान में वो कौन सा जीव है जो पल भर में या जो अपनी आकृति को चेंज कर सकता है, तो अमीबा वहां पर सही ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। समझ में आ गई? और बड़ा लिखूं? छोटा दिख रहा है आपको? मुकेश बेटा चश्मे बनवा लो मेरी तरह, मैं भी अब चश्मे ही बनवाने वाली हूँ, 2-3 क्लासों को छोड़कर चश्मों में दिखूंगी, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है, मैं भी चश्मे बुद्धू होने वाली हूँ और तुम भी चश्मे बुद्धू हो जाओ, क्योंकि लिख तो मैंने काफी बड़ा रखा है, आप फोन की स्लाइड को घुमाकर बड़ा कर लो ना। चलो आ जाओ, अगर और बड़ा लिखूंगी तो 4 ही शब्द लिखूंगी फिर पूरे बोर्ड पर। आओ आगे बात करते हैं हम लोग। अब हमने बात करनी है कि मैम इस माइकोप्लाज्मा के बारे में एक और पॉइंट है जो बहुत ज्यादा पेपर में आता है। इस माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको मैंने 3-4 पॉइंट बता दिए, है ना। अब इसके बारे में एक और पॉइंट है जो आपको पेपर में आता है, जो मैं लिखवा रही हूँ इस वाली स्लाइड पर। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में एक और पॉइंट आपको लिखना है। इसके बारे में लिख रहे हैं हम, माइकोप्लाज्मा के बारे में लिख रहे हैं सारी कहानी अभी तक, अभी हमारा माइकोप्लाज्मा ही चल रहा है बेटा। तो इसके बारे में एक और पॉइंट है कि ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास कोशिका भित्ति नहीं होती। अब पहले लिख लो फिर समझाती हूँ कोशिका भित्ति क्या होती है। तो आपको पूछा जाता है पेपर में कि कौन सा बैक्टीरिया है जो कोशिका भित्ति रहित होता है, तो ये कोशिका भित्ति रहित जीवाणु है।
ये भी आपको पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जीवाणु है जो कोशिका भित्ति रहित है। तो ये होता है विदाउट सेल वॉल बैक्टीरिया, इसको कहते हैं विदाउट सेल वॉल बैक्टीरिया। तो ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसके चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये जो माइकोप्लाज्मा है इसके चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं है ना। अब देखो इसीलिए 10th के बाद मैंने बायोलॉजी छोड़ दी थी। अब आ रही है रिया समझ में, ये बता दो बस बेटा। अब देखो इधर मेरी बात सुनना, कोशिका भित्ति क्या होती है? भीत, हम गांव में बोलते हैं चोर आए थे भीत से कूदकर भाग गए। भीत मतलब दीवार, तुमने गांव के बच्चों से सुना होगा भीत, है ना, दीवार, वॉल। अब दीवार का क्या काम होता है मुझे बताओ। आप अपने घर में रहते हो, अब घर के चारों तरफ दीवार है। अब जो दीवार है आपके घर के चारों तरफ वो क्या करती हैं? आपको सुरक्षा देती हैं, जंगली जानवर से, चोर से, तूफान से, आपको बारिश से सुरक्षा देती हैं। सेम वैसे ही कोई भी अगर कोशिका होती है, अब जैसे हमारे शरीर की कोशिका की बात करते हैं, इस बेचारे माइकोप्लाज्मा की कोशिका की बात करते हैं, तो हमारी कोशिका ऐसी हैं जिनके चारों तरफ कोई दीवार जैसी संरचना नहीं है। मैम ये कोशिका भित्ति किस में होती है? ये कोशिका भित्ति बेसिकली प्लांट में भी, अभी आप आगे पढ़ोगे इस चीज को, है ना, पादपों में भी है, कवक में भी है, जीवाणु में भी है, सभी जीवाणुओं में होती है कोशिका भित्ति। लेकिन बेचारा ये जो माइकोप्लाज्मा है ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं है। तो मतलब ये मान लीजिए आपका माइकोप्लाज्मा है, तो इसके चारों तरफ एक ऐसी संरचना होती है, मतलब किसी भी कोशिका के चारों तरफ ऐसी संरचना है जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति। जैसे ये तो माइकोप्लाज्मा है आप लोगों का, ये है माइकोप्लाज्मा। और अगर मैं आपको एक और सेल बनाकर दिखा दूं यहाँ पर, मान लीजिए ये कोई दूसरा बैक्टीरिया है ना, ये कोई दूसरा बैक्टीरिया है, कुछ भी है, कोई सा दूसरा बैक्टीरिया, तो इसके चारों तरफ देखो ऐसे करके जो मैंने येलो कलर से बनाई है, ये है कोशिका भित्ति, ये है कोशिका भित्ति, ये है प्यारे बच्चे कोशिका भित्ति। तो जब आप लोग इसको देखते हैं ना माइकोप्लाज्मा को, तो इसके चारों तरफ आपको ऐसी कोई कोशिका भित्ति दिखती नहीं है। दिख रही है क्या कोई कोशिका भित्ति? है ही नहीं। तो माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं होती। तो आपको पेपर में पूछा जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया है जो कोशिका भित्ति रहित होता है, तो आप लोग बताएंगे माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा है, इसके चारों तरफ तुम्हें कोई कोशिका भित्ति नजर नहीं आ रही। तो संसार में जब सबसे छोटी कोशिका की बात करनी है तो आपने पढ़ लिया कि माइकोप्लाज्मा होता है सबसे छोटी कोशिका। ठीक है। अब मैंने आपको कल पिछली क्लास में बताया था कि संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है प्यारे साथियों? तो आपने कहा था शुतुरमुर्ग का अंडा, है ना। तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है प्यारे बच्चा, शुतुरमुर्ग देखा है, ये रहा शुतुरमुर्ग और ये रहा इसका अंडा। तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है ये संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो बताएंगे शुतुरमुर्ग का अंडा। संसार की सबसे बड़ी कोशिका, बिगेस्ट सेल इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है बेटा? तो बताएंगे शुतुरमुर्ग के अंडे की, बिगेस्ट सेल इन दिस वर्ल्ड। ठीक है। तो इस संसार की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका का साइज कितना होता है? तो बताएंगे 170 mm से 130 mm होता है। तो 170 मिलीमीटर से आप बताएंगे 130 मिलीमीटर इसका जो साइज है वो होता है बेटा। 5 तारीख की अगर क्लास नहीं है, मैं एक बार उसको खुद से चेक करूंगी। बेटा क्लास तो थी, मैंने आपको मस्कुलर सिस्टम कराया था, बिल्कुल थी वो क्लास 5 तारीख की, है ना। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। 2 बजे तक नहीं पढ़ा सकती क्योंकि बेटा मेरी क्लास है फिर इसके बाद। ठीक, चलो तो आपने ये वाली बात भी कर ली कि भाई संसार में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। अब आगे बात करते हैं कि मैम मानव शरीर के अंदर बताएं, हमें मानव शरीर की बात बताएं कि मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो हमने पूरे संसार की तो बात कर ली, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा की है जो कि एक जीवाणु है, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे की है। आप जानते हो शुतुरमुर्ग एक पक्षी है और वो उड़ नहीं सकता, वो भागता है दौड़ लगाकर, है ना। चलो अब बात करते हैं मानव शरीर की। अब हम लोग बात करेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन बॉडी।
अब हम ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करेंगे, आप लोगों के शरीर के बारे में। तो सारे बच्चों में उत्सुकता पैदा हो जानी चाहिए, अब हमारे शरीर के बारे में बात हो रही है। चलो चलो जानते हैं कि कौन सी कोशिका हमारे शरीर की सबसे बड़ी है और कौन सी कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी है। तो जब आप लोग बात करते हो आपके शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका की, तो आप लोगों को पहला प्रश्न यहाँ पे पूछेगा कि हमारे मानव की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। तो मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है प्यारे बच्चों, बताओ। मानव शरीर की जो बिगेस्ट सेल है, हमारी बॉडी की जो बिगेस्ट सेल है वो कौन सी है। मानव शरीर की बात कर रहे हैं, तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका है, जो सबसे बिगेस्ट सेल है, वो है डिंब कोशिका। डिंब कोशिका कौन सी है बेटा, डिंब कोशिका। अच्छा, डिंब कोशिका का कुछ और नाम भी है, इसी को कहते हैं अंडाणु कोशिका, इसी को कहते हैं अंडाणु कोशिका। तो डिंब कोशिका कह दो या अंडाणु कोशिका कह दो, यानी कि ओवम सेल इसको कहते हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम सेल, यानी कि डिंब कोशिका। और मैम ये डिंब कोशिका किसके अंदर पाई जाती है, ये लड़कों में पाई जाती है या लड़कियों में पाई जाती है। तो बेटा ये महिला के शरीर में होती है, ये महिला के अंदर पाई जाती है, ये फीमेल में बनती है डिंब कोशिका। तो डिंब जो बनते हैं, अंडाणु जो बनते हैं, ये किस में बनते हैं, महिलाओं में बनते हैं, महिलाओं में, लड़कियों में। ठीक है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। अब हम आगे बात करते हैं, अब हम आगे बात करेंगे कि मैम हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है। तो सबसे बड़ी तो आपने पढ़ा डिंब कोशिका। अब बात करते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है इसके बारे में बात करेंगे, स्मॉलेस्ट सेल। हमारे शरीर की जो स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सी हो जाती है। तो आप लोग बताकर चलते हैं कि मानव में सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु कोशिका। कैसी कोशिका बच्चा, शुक्राणु कोशिका। कैसी कोशिका बताकर चलते हो, स्पर्म सेल बोलते हैं जिसको, स्पर्म सेल। अब स्पर्म किसके अंदर बनते हैं भाई, शुक्राणु किसके अंदर बनते हैं, बताओ फटाफट। आप कहेंगे मैम शुक्राणु तो लड़कों के अंदर बनते हैं, यानी कि नर में बनते हैं, तो ये मेल के अंदर बनने वाली कोशिका है। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका है, बताइए ये किस में पाई जाती है, नर में, मादा में, दोनों में या पौधों में। तो आप लोग बताकर चलते हैं कि सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका है और ये पाई जाती है नर के अंदर। सबसे बड़ी कोशिका मानव के अंदर प्यारे बच्चों डिंब कोशिका या अंडाणु कोशिका है, ये पाई जाती है महिलाओं के अंदर। तो पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया ना। हाँ जी, अब एक और पॉइंट जो मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ बेटा, ये जो डिंब कोशिका होती है और ये जो शुक्राणु कोशिका होती है, इनका भी साइज आपको पूछ सकता है पेपर में। तो देखो ये है अंडाणु, ये डिंब कोशिका है बेटा, जो महिलाओं में पाई जाती है, जो रखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर ये डिंब कोशिका है। ये क्या है, ये डिंब कोशिका है जो महिलाओं के अंदर होती है। और मैम ये क्या है, ये शुक्राणु है, ये शुक्राणु कोशिका है प्यारे बच्चे, ये क्या हो जाते हैं, ये शुक्राणु कोशिका है। तो अगर मैं आप लोगों को एक इमेज दिखाऊं शुक्राणु कोशिका वाली, तो आपको पता है कि जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर होती है निषेचन की क्रिया, इनके अंदर देखने को मिलता है फर्टिलाइजेशन, यानी यहाँ पर होती है फिर निषेचन की क्रिया। ठीक है, अभी इमेज शायद मेरे पास अवेलेबल नहीं है, चलो मैं तुम्हें दिखाऊंगी जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी, ठीक है। फिलहाल आपसे यहाँ पर एक और जो क्वेश्चन है वो बन सकता है कि जो डिंब कोशिका होती है इसका साइज कितना होता है, आप बताएंगे 120 माइक्रोन होता है, ठीक है। जो ओवम सेल है ये, इसका साइज कितना है, तो 120 माइक्रोन है ना। अब पूछ ले शुक्राणु कोशिका जो होती हैं, शुक्राणु कोशिका का साइज कितना होता है, तो 3.1 माइक्रोन होता है, क्लियर। तो दोनों में आपको साइज भी याद रखना है, क्योंकि आजकल जो पेपर में प्रश्न बन रहे हैं ना वो साइज के ऊपर भी बन रहे हैं, तो थोड़ा सा एक एक नजर इनके साइज पर भी डालेंगे, ठीक है। अब एक और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपको कि जब कभी भी शुक्राणु और अंडाणु, भाई मान लो ये शुक्राणु है, मान लीजिए ये है शुक्राणु, ये है प्यारे बच्चों शुक्राणु,
क्लियर। ये शुक्राणु है और यहाँ पर ये है अंडाणु कोशिका। ये है प्यारे बच्चे अंडाणु कोशिका। तो ये है शुक्राणु, आप जानते हो ये स्पर्म है, शुक्राणु है, और यहाँ पर ये है एग यानी अंडाणु कोशिका। तो शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये है ओवम सेल, ये है ओवम सेल। तो जब आप लोगों के शरीर में या जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं बेटा, जैसे इस तरीके से, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है निषेचन। इस प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। और जब भी कोई नए जीव का जन्म होता है लैंगिक जनन द्वारा, लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसमें शुक्राणु और अंडाणु की जरूरत पड़ती है। तो जब भी शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन, और निषेचन के बाद ही एक नए जीव का निर्माण होता है। मैं, आप, हम सब निषेचन की क्रिया के द्वारा ही बने हैं। तो इस प्रोसेस को हम अभी आगे जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे वहां बताऊंगी। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें निषेचन के दौरान एक नए जीव का निर्माण होता है, तो आप लोग बताएंगे ये होती है शुक्राणु और अंडाणु कोशिका। तो शुक्राणु और अंडाणु कोशिका आपस में निषेचित होकर, फर्टिलाइज्ड होकर एक नए जीव का निर्माण करती हैं। तो एक नया जीव इन्हीं के द्वारा बनता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नया, या अगर मैं कहूँ बेबी जो बनता है वो इन्हीं के द्वारा बनता है बेटा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ऐसे आपको ये एक पॉइंट भी याद कर कर चलना है। ठीक है बेटा? हाँ जी। अब हम आगे बात करेंगे। अब पढ़ते हैं अगली तरफ कि मैम एक और पॉइंट आता है पेपर में कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका, देखो मैंने अभी आपको लिखवाया कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। बड़ी का मतलब होता है जो ओवरऑल बड़ी है ना। अब प्रश्न आएगा कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका, लंबी तो जानते हो ना, लंबी का मतलब लेंथ में जो सबसे लंबी है। तो अगर आप लोग कभी भी आपसे क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये फूल से जो दिख रहे हैं, ये है आपकी तंत्रिका कोशिका। तो बेटा इनको कहा जाता है नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका। तो ये जो नर्व सेल होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो ये होती है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तो मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका मानी जाती हैं वो यही है तंत्रिका कोशिका। तो प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर आएगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, विच आर द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आप कहेंगे तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल। तो ये होती है लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये बच्चा हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। बात समझ में आ गई? तो मेरे ख्याल से है ना, आप लोग बहुत अच्छे से अब बता पाओगे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी संसार की, माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी संसार की, शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, और मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आ जाओ बात करते हैं कि कोशिका की खोज किसने करी। तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका की खोज। तो आइए भाई प्यारे बच्चों, बात करते हैं कोशिका की खोज की, कि ये जो हमारे शरीर में छोटी छोटी इकाई हैं जिनको हम कोशिका कहते हैं, इनकी खोज किसने करी थी? भाई ये डिस्कवरी ऑफ जो सेल है ये किसने करी मैडम? कौन इतना बुद्धिमान था, किसने इतना दिमाग लगाया कि इस संसार में जितने भी सजीव हैं उन सबका शरीर कोशिका से बना है? तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने करी, है ना? तो आप लोग, मैम नहीं है 5 फरवरी की क्लास। बेटा बिल्कुल नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी आज स्ट्रिक्टली बोल दूंगी, है ना, कि हाथों में मेहंदी क्यों नहीं लगा। भैया मेरा भैया थोड़ी था, भैया था मेरी कज़न सिस्टर का। और बेटा जब पूरे दिन भर क्लासेस होती है ना, तो मेहंदी वेहंदी लगाने का तो फिर टाइम मिला ही नहीं। मैं फ्राइडे की शादी थी, मैंने थर्सडे को क्लास ली है और मैं फ्राइडे को ही मॉर्निंग में पहुंची हूँ, तो मुझे नहीं मिला बेटा टाइम मेहंदी वगैरह लगाने का।
तो मेहंदी ही मेहंदी है। जब तुम लोगों का सिलेक्शन होगा, जिस दिन हम सम्मान समारोह प्यारे बच्चे सेलिब्रेट करेंगे, उस दिन जो खुशी मिलती है ना, शायद उससे बढ़कर खुशी कोई और दूसरी ही होती है हम टीचर्स की ज़िंदगी में, है ना, और आप लोगों की ज़िंदगी में भी शायद। तो आ जाओ, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो कोशिका की खोज है, यहाँ से दो नाम आपको याद रखने हैं। एक नाम है प्यारे बच्चे रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, ठीक है। एक नाम है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, ठीक है। एक नाम है रॉबर्ट हुक। जब भी मैं रॉबर्ट हुक के नाम सुनती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में गाना चलने लग जाता है ना। कौन सा गाना था वो, बताना। दिल मेरा करे हुक हुक हुक, रुक रुक रुक, रुक रुक रुक, है ना। तो आओ रॉबर्ट हुक के बारे में बात करते हैं। मैम रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, आपको प्रश्न आता है पेपर में। तो जब कभी भी हम कोशिका की खोज के बारे में बात करते हैं, तो आपको दो नाम याद रखने हैं। पहला नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, रॉबर्ट हुक ने प्यारे बच्चा 1665 में, ठीक है, 1665 में सर्वप्रथम, आपको पूछेगा कि सर्वप्रथम किसने कोशिका को खोजा, तो 1665 में सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज, ठीक है, मृत कोशिका की खोज की थी। तो ये आपको आता है पेपर में कि सबसे पहले मृत कोशिका को कब किसने खोजा था। तो आप लोग कहेंगे कि सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, ठीक है। तो बताएंगे रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल, डेड सेल, ठीक है, डेड सेल फर्स्ट इन 1665। बेटा ईयर भी यहाँ पर पूछा जाता है कि सबसे पहले जब कोशिका की खोज हुई थी तो वो सन कौन सा था, आप बताएंगे 1665, ठीक है। अब रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, सबसे पहले 1665 में मृत कोशिका को खोजा था। मृत कोशिका बोले तो डेड सेल को खोजा था। मैम डेड सेल कैसी होती है, मरी हुई कोशिका भी होती है। हाँ जी बेटा, मरी हुई कोशिका भी होती है। कहाँ मिलती है, हमारे शरीर में भी है क्या मरी हुई कोशिका, बिल्कुल है। कहाँ है मैडम, बेटा कई बार तुमने देखा होगा हम अपने चेहरे को धोते हैं तो स्क्रब करते हैं। स्क्रब देखा है तुमने, फेस वॉश आते हैं उनमें छोटे छोटे दाने से होते हैं, तो ऐसे ऐसे अपने चेहरे को रब करते हैं स्क्रब से। तो स्क्रब करने के बाद आपको बड़ा चेहरा चिकना चिकना सा लगता है। तो चिकना चिकना सा क्यों लगा, इसलिए लगा क्योंकि आपके चेहरे पर जो पूरी डेड सेल थी, मृत कोशिकाएं जो स्किन की, ये आपकी स्किन भी कोशिकाओं से बनी है बेटा। तो आपकी स्किन पर ये जो डेड सेल जम गई है, ये स्क्रबिंग करने से, रगड़ने से हट जाती हैं। और हट जाती हैं तो आपकी अंदर की जो सेल है वो, मतलब डेड सेल हट गई, सारी डर्ट इम्प्योरिटी हट गई, तो आपका चेहरा जो है वो चमकने लग जाता है। तो आपकी स्किन पर भी आपको डेड सेल दिखाई देती है। कई बार तुमने देखा है आपके हाथों पर, अभी जैसे सर्दियों में देखो पूरा वाइट वाइट हो जाता है आपका पूरा जो हाथ है, एक तो मॉइस्चर नहीं होता आपकी सर्दियों में आपके हाथों पर, तो वो जो वाइटनेस जो होती है वो डेड सेल ही इकट्ठी हो जाती है आपकी बॉडी पर। तो वो डेड सेल ही आपकी बॉडी की मृत कोशिकाएं। सेम वैसे ही पादपों के अंदर भी डेड सेल होती हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है पेपर में, है ना, बाल और नाखून, बिल्कुल आपके नाखून ये बढ़ रहे हैं, डेड सेल ही हो जाती हैं आप लोगों की, है ना, बाल बिल्कुल आपके डेड सेल हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पेड़ पौधों में और हम इन जंतुओं में किसके शरीर में डेड सेल ज्यादा पाई जाती हैं, तो आप कहोगे कि मैम पेड़ पौधों के शरीर में डेड सेल ज्यादा है। पेड़ पौधों का जो शरीर है वो अधिकतर मृत कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। तो पेड़ पौधों के अंदर ही सबसे पहले मृत कोशिका को खोजा था। तो आपको कभी भी क्वेश्चन आए पेपर में कि सबसे पहले जिस कोशिका की खोज हुई वो कैसी थी, जीवित थी या मृत थी, तो आप कहोगे सबसे पहले मृत कोशिका की खोज हुई थी। कब हुई थी, 1665 में। किसने कर दी थी, रॉबर्ट हुक ने। अब आप लोगों को पूछेगा कि जो सबसे पहले मृत कोशिका की खोज हुई वो किस में हुई, यानी किसकी मरी हुई कोशिका को ढूंढ निकाला इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने। तो आप बताओगे कि सबसे पहले मृत कोशिका की खोज कॉर्क में हुई थी प्यारे बच्चे, कॉर्क। अब मैम कॉर्क क्या होता है, तो कॉर्क होता है लकड़ी का एक छोटा सा पीस, ये होता है लकड़ी का टुकड़ा, ये होता है प्यारे बच्चे लकड़ी का एक टुकड़ा, पीस ऑफ वुड जिसको आप कहते हो, पीस ऑफ वुड।
तो कॉर्क हम किसको कहते हैं? लकड़ी के एक छोटे से पीस को कहते हैं। तो ये जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने सबसे पहले एक लकड़ी के पीस में मरी हुई कोशिका को ढूंढा था। मैम कैसे ढूंढा था? मैडम जी आपने हमें नहीं चलो कैसे ढूंढा था? तो एक बार ही अपने गार्डन में घूम रहे थे रॉबर्ट हुक, ऐसे मजे में गाने सुन रहे थे, इन्होंने ईयरफोन लगाया हुआ था, अपने गार्डन में घूम रहे थे, इनको ठोकर लगी, और ठोकर लगी तो एक लकड़ी से ये टकरा गए। अब इन्होंने कहा अरे ये लकड़ी यहाँ पड़ी हुई है, इसको उठाता हूँ और फेंकता हूँ। जैसे इस लकड़ी को ये फेंकने वाले थे, इनके दिमाग की घंटी बजी और इन्होंने सोचा कि इस लकड़ी को ना मैं माइक्रोस्कोप में रखकर देखता हूँ इसमें है क्या, क्योंकि इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था प्यारे बच्चों। इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा एक माइक्रोस्कोप बनाया था। कैसा था मैम वो? देखो रॉबर्ट हुक, ये है रॉबर्ट हुक, ये है भाई रॉबर्ट हुक। तो इन्होंने ऐसे अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया। जब वो गार्डन में घूम रहे और एक लकड़ी में इनकी ठोकर लगी, तो इन्होंने सोचा इस लकड़ी को काटकर माइक्रोस्कोप में रखकर देखता हूँ इसमें क्या क्या है। तो जैसे ही इन्होंने लकड़ी के एक छोटे से पीस को इस तरीके से, एक छोटा सा लकड़ी का पीस, इसी को कहते हैं कॉर्क, है ना, इस छोटे से लकड़ी के पीस को इन्होंने माइक्रोस्कोप में रखा, इस कॉर्क को इन्होंने माइक्रोस्कोप में रखा, ये तो भैया भौचक के रह गए। इन्हें इस लकड़ी के पीस के अंदर क्या दिखाई दिया? मधुमक्खी के छत्ते के जैसी संरचना नजर आई। मधुमक्खी के छत्ते के संरचना। मधुमक्खी का छत्ता कितने बच्चों ने देखा? बताना मुझे जल्दी। मधुमक्खी के छत्ते के जैसी संरचना इन्हें नजर आई इस तरीके से। जैसे मधुमक्खी के छत्ते के अंदर आपको छोटे छोटे कमरे से बने दिखते हैं, वैसे ही इन्हें इस लकड़ी के पीस के अंदर ऐसे छोटे छोटे छत्ते से नजर आए। तो इन्हें क्या नजर आया? मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान इन्हें संरचना नजर आई। ठीक है, तो इन्होंने जब देखा समान संरचना, तो इन्होंने जब इस छोटे से लकड़ी के कॉर्क को, लकड़ी के पीस को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं देखी। हनी बी कॉम, जिसको आप कहते हो हनी बी कॉम, तो इन्हें हनी बी कॉम लाइक स्ट्रक्चर नजर आया। हनी बी कॉम इस स्ट्रक्चर मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो। अब इसी संरचना को देखकर इनके मुंह से अचानक निकल गया सैला। इनके मुंह से निकल गया सैला, मतलब जैसे कि आप कोई नया काम करते हो, कोई लड़की देखते हो, बोलते हैं ना, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, ओले ओले ओले। वैसे ही इन्होंने जब भी कोई कॉर्क देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, सैला सैला। तो रॉबर्ट हुक ने जब भी कोई कॉर्क की मतलब रॉबर्ट हुक जब भी लकड़ी के इस पीस को माइक्रोस्कोप के नीचे रखते, तो इनका मन अपने आप बोलता सैला 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 सैला। मैम सैला क्या है? सैला तो भाई इन्होंने जब इसको देखा तो इनके मुख से निकला सैला, और सैला से ही, सैला एक लैटिन वर्ड है बेटा। सैला कैसा वर्ड है? सैला एक लैटिन शब्द है, या ऐसा मान लो कई बुक्स में लिखा होता है एक यूनानी शब्द है, कई बुक्स में लिखा होता है एक यूनानी, ग्रीक शब्द है। ठीक है, ऐसे लिखा होगा ग्रीक या यूनानी। तो आप लोगों को पेपर में लिखा मिलेगा कभी भी कि कोशिका शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई है, तो सैला से। सैला या सेल्यूला भी इसको कई बार बोल देते हैं। तो हर बुक्स में अलग अलग देखने को मिलेगा, कहीं कहीं सैला, कहीं कहीं सेल्यूला। तो बेटा इसी सैला से, इनके मुंह से निकल गया सैला। अब ये सैला से ही मॉडिफाई होकर बन गया सेल, सेल यानी कि कोशिका। तो इस प्रकार सबसे पहले मृत कोशिका की जो खोज करी थी वो किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। रॉबर्ट हुक ने करी थी प्यारे बच्चे, समझ में आ गई बात, है ना? तो ऐसे करके आपको पूछता है कि सबसे पहले मृत कोशिका को किसने खोजा? सबसे पहले मृत कोशिका को रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोजा। किसमें खोजा? कॉर्क की कोशिका में। कॉर्क क्या है? लकड़ी का एक छोटा सा पीस। इसको जब लकड़ी के छोटे से पीस को माइक्रोस्कोप में देखा तो क्या नजर आया? इन्हें मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचना नजर आई, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया? सैला, और सैला से बन गया सेल यानी कोशिका। तो इस प्रकार सबसे पहले कोशिका शब्द या कोशिका जैसी कोई चीज होती है, इसको समझाने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ से एक और प्रश्न आ सकता है कि ये जो कॉर्क होता है, ये जो कॉर्क की कोशिका है यानी एक लकड़ी का जो पीस है, इसके चारों तरफ एक पदार्थ पाया जाता है। मान लो ये कॉर्क है, मान लो ये कॉर्क है, ये लकड़ी का एक छोटा सा पीस है बेटा, ये कॉर्क है। तो इस कॉर्क के चारों तरफ एक वैक्सी
पदार्थ पाया जाता है, यानी चिकना पदार्थ पाया जाता है इसके चारों तरफ। इस चिकने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो मान लिया ये कॉर्क है प्यारे बच्चे, है ना, ये कॉर्क है, ये कॉर्क है आप लोगों का, ये कॉर्क की कोशिका, ये कॉर्क सेल है, ये कॉर्क है, लकड़ी का एक छोटा सा पीस है। अब इसके चारों तरफ एक ऐसे चिकना सा पदार्थ पाया जाता है, इसके चारों तरफ एक चिकना पदार्थ पाया जाता है। क्या है बेटा? ये चिकना पदार्थ है जिसको कहते हैं सुबेरीन। क्या कहते हैं जिसको हम लोग? सुबेरीन कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सुबेरीन। तो कॉर्क कोशिका के चारों तरफ एक चिकना पदार्थ पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? ऐसे पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो इसको कहते हैं सुबेरीन। क्या कहते हैं बेटा? सुबेरीन। ये सुबेरीन क्या काम करता है? ये सुबेरीन क्या है? एक चिकना पदार्थ है बेटा, ये है एक चिकना पदार्थ, ये एक चिकना पदार्थ है बेटा। क्या होता है? वैक्सी सब्सटेंस है, ये क्या है? वैक्सी सब्सटेंस, ठीक है, ये एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, चिकना पदार्थ है ये। मैम ये क्या काम करता है? तो ये कॉर्क की जो कोशिका होती है इनको गैस और जलरोधी बनाता है। तो ये प्रश्न आता है पेपर में, गैस व जलरोधी बनाता है। आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि कॉर्क कोशिका के चारों तरफ वो कौन सा पदार्थ है जो कॉर्क कोशिका को गैस और जलरोधी बनाता है। मतलब कॉर्क की कोशिका के अंदर ना तो कोई गैस जा सकती और ना ही इसके अंदर कोई पानी जा सकता। तो पानी और गैस को कॉर्क की कोशिका के अंदर जाने से बचाने का जो काम करता है वो करता है सुबेरीन नाम का पदार्थ। तो ये सुबेरीन क्या है? सूबेदार है। जैसे फौज में सूबेदार होते हैं ना, वो आतंकवादियों को जो हमारी देश की सीमाएं हैं वहां तक आने नहीं देते, वैसे ही ये सुबेरीन भी सूबेदार है कोशिका कोशिका के अंदर, ये भी पानी और गैस को कोर की कोशिकाओं के अंदर जाने नहीं देता। तो ये क्या करता है? गैस एंड वाटर परमेबल बनाता है इसको, ठीक है, वाटर इम्परमेबल। तो ये भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, कई बार आया है पेपर में कि कॉर्क की कोशिकाओं के चारों तरफ कौन सा पदार्थ पाया जाता है जो कॉर्क की कोशिकाओं को जल और गैस रोधी बनाता है। तो आप टिक लगा कर आओगे, सूबेदार से याद कर लेना सुबेरीन, है ना। समझ में आ गई बात? कितने बच्चों को ये चीजें समझ में आ रही हैं? जल्दी बताओ। अच्छा जल्दी से सारे बच्चे बताओ कितने बच्चों को ये समझ में आ रही है चीजें, ठीक है, ठीक है, जल्दी बताओ सारे बच्चे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? चलो आ जाओ, अब हम आगे बात करते हैं। हाँ 5 तारीख की क्लास जो है वो फोल्डर थोड़ा सा नीचे चला गया था, इसलिए आपको नहीं दिख रही है, वो आपको ऊपर वाले फोल्डर में नजर आ जाएगी बेटा, चेक करना। 5 तारीख का जो फोल्डर है उसमें सबसे ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा वो 5 तारीख वाली क्लास, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें? बिल्कुल ऐसे समझते चलो, ठीक है। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे तो आप करते चलोगे। तो ये कहानी थी रॉबर्ट हुक के बारे में, या ये कहानी थी कि भाई कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा। मैंने कहा 2 साइंटिस्ट याद रखने हैं, तो रॉबर्ट हुक जी का तो पत्ता साफ हमने कर दिया, रॉबर्ट हुक जी के बारे में जितने कॉन्सेप्ट बन सकते थे हमने बता दिया, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि जब एक और पॉइंट रॉबर्ट हुक जी से मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि रॉबर्ट हुक जी ने जब सबसे पहले कोशिका को, इस कॉर्क की कोशिका को देखा था माइक्रोस्कोप में रखकर, तो वो कौन सा माइक्रोस्कोप था? ये जो माइक्रोस्कोप है ये कौन सा माइक्रोस्कोप है? या आपको ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि हम कौन से माइक्रोस्कोप से कोशिका को देख सकते हैं? तो बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो कोशिका को देखने के लिए हम कौन से उसका माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो नोट कर कर या एक्स्ट्रा पॉइंट में देखो, जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताती चलती हूँ ना तुम्हें, उन्हें एक लाइन में लिखते चला करो कि भाई ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, यहां से भी प्रश्न बनाए पेपर में। तो आपको ये भी प्रश्न बनाए पेपर में कि किसी भी सूक्ष्म जीव को देखने के लिए या कोशिका को देखने के लिए किस प्रकार के सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल होता है। तो आप लोग लिख सकते हो कि कोशिका को देखने के लिए, कोशिका को देखने के लिए, ठीक है, कोशिका को देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है।
सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है पेपर में कि कोशिका को देखने के लिए कौन से सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो आप कहोगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। तो लिखेंगे वी यूज कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप टू सी सेल। तो भाई सेल को देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। तो रॉबर्ट हुक ने भी सबसे पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ही कोशिका को देखा था। ठीक है, अब ये जो रॉबर्ट हुक है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखा था, चाहे वो मरी हुई हो चाहे वो जिंदा, वो अलग बात है, लेकिन देखा तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने था। उन्होंने ही तो कहा था कि जो लकड़ी होती है, जो पेड़ होते हैं, ये कोशिका के अंदर, कोशिका से बने हैं। तो प्यारे बच्चे, इनको, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया, तो इसीलिए जो रॉबर्ट हुक है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो आपको ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स में लिख लेना है, कभी भी क्वेश्चन आ जाए, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के पिता। भाई आपने अभी पढ़ा था कि साइटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। जब हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, इसी को कहा जाता है साइटोलॉजी, है ना? तो आपको पूछ सकता है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? कोशिका विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? तो जिसने सबसे पहले कोशिका को खोजा वही है कोशिका विज्ञान के पिता। किसने खोजा सबसे पहले कोशिका को? 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोजा था। तो बस उन्हीं को कहते हैं हम लोग, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है कोशिका विज्ञान के पिता। तो रॉबर्ट हुक जी जो है, इनको ही हमने कहा है कोशिका विज्ञान के पिता। ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। अब मैम यहां से और क्या पॉइंट बन सकते हैं? एक और पॉइंट बन सकता है जो दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पूछा जा सकता है कि भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? भारतीय कोशिका विज्ञान, भाई ये क्या है प्यारे बच्चे? ये तो फादर ऑफ साइटोलॉजी है, पूरे विश्व के हैं प्यारे बच्चे, पूरे संसार के हैं, पूरे विश्व के, पूरे वर्ल्ड में इनको जाना जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से। लेकिन अगर हम अपने भारत की बात करें, हमारा भारत प्यारा भारत, तो जब हम अपने भारत की बात करते हैं तो हमारे भारत में कौन है जिसको कहते हैं साइटोलॉजी का पिता? तो एक और क्वेश्चन आ सकता है, भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता, ऐसे भी आ सकता है, आया हुआ है भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता। तो भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? तो आप लोग कहेंगे कि भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता हैं फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। किसको कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है? आप कहेंगे ए। क्या बोलती तू, अरे क्या मैं बोलूं? तो ए के शर्मा, इनको कहते हैं भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता, ए के शर्मा। तो इनका पूरा नाम क्या है भाई? अरुण कुमार शर्मा। ठीक है, अरुण कुमार शर्मा। ठीक है, अरुण कुमार शर्मा जो हैं, इनको कहा जाता है भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता। ठीक ठीक प्यारे बच्चों, तो कॉन्सेप्ट आपने सारे पढ़ लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। अब हमने बात करनी है कोशिका से संबंधित दूसरे साइंटिस्ट की। अभी तक हमने मृत कोशिका से ही सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोजी, किसमें खोजी, सब कहानी आपको दिमाग में आ गई। अब कहानी होती है कि जीवित कोशिका कब खोजी, किसने खोजी, ये भी बताओ। तो आइए अब बात करते हैं कोशिका की खोज से संबंधित दूसरे साइंटिस्ट की। ये भी देखो कितने सुंदर है ना? घुंघराले बाल है इनके, घुंगर वाले बाल हैं, है ना? तो ये भी साइंटिस्ट है, इनका नाम है ल्यूवेनहॉक। नीली आंखें हैं इनकी बेटा, तो ये भी एक साइंटिस्ट है ल्यूवेनहॉक। तो आपको कभी भी पूछता है कि सबसे पहले 1674 की बात है, 1674 में जीवित कोशिका की खोज करी थी बेटा इन्होंने, जीवित कोशिका को खोजा। तो आपको पूछेगा कि सबसे पहले
जीवित कोशिका को किसने खोजा था? तो आप कहेंगे कि ये जो ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका को खोजा था। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे फर्स्ट डिस्कवर्ड लिविंग सेल इन 1674। तो 1674 में सबसे पहले, है ना, इन्होंने क्या करा था प्यारे बच्चे? भेड़ के बाल हैं भेड़ के बाल नहीं है ये, ठीक है, ठीक तो प्यारे बच्चों 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका को खोजा था किसने? आप बताएंगे ल्यूवेनहॉक ने। अब मेरा आप सभी से प्रश्न है ना, बड़े ध्यान से जो बच्चे क्लास को ले रहे हैं वो इसका आंसर बता सकते हैं। मेरा प्रश्न है कि सबसे पहले कौन सी कोशिका खोजी गई थी? सबसे पहले कौन सी कोशिका खोजी गई थी, जीवित या फिर मृत? जल्दी बताओ सारे बच्चे, है ना। हैप्पी गुड्डा डे आज गुड्डा डे है क्या? तो ऐसे ऐसे गुड्डे देखो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, बताओ मुझे जल्दी से, है ना। आरबीसी भी इन्होंने खोजी थी, हाँ जी, इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज करी थी। आप पहले मुझे बताओ कि आपको एक प्रश्न आ जाए कि सबसे पहले कौन सी कोशिका खोजी गई थी, मृत कोशिका पहले खोजी थी या जीवित कोशिका? तो आप कहोगे कि मृत कोशिका पहले खोजी गई, है ना। कब? 1665 में, और ये तो 1674 में खोजा गया, लगभग 10 साल बाद आप मानकर चल सकते हो, लगभग, है ना। तो बेटा आपको कभी भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी कोशिका सबसे पहले खोजी गई, तो मृत कोशिका, रॉबर्ट हुक ने, इसीलिए उनको कहा गया है फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, अच्छा मैम, इन्होंने जीवित कोशिका को खोजा था तो किस में खोजा था? इस बात को लेकर बहुत सारे मतभेद हैं। कोई कहता है इन्होंने सबसे पहले जब जीवित कोशिका की खोज करी तो जीवाणु में करी, कोई कहता है प्याज के छिलके में करी, कोई कहता है जो स्पायरोगायरा नाम की शैवाल है उसमें करी, तालाब के अंदर करी। तो बहुत सारे मतभेद है, और ये क्वेश्चन आज तक आपको पेपर में नहीं बना। ये 10वीं क्लास के चैप्टर्स में ज़रूर आपको दे दिया जाता है, वहाँ ज़रूर बन जाता है, लेकिन कंपटीशन में ऐसा प्रश्न आपको अभी तक नहीं पूछा, क्योंकि अलग अलग एनसीईआरटी अलग अलग इसको बताती है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है जो सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ल्यूवेनहॉक ने जो जीवित कोशिका की खोज करी थी वो किस में करी थी, तो आप कहोगे तालाब के अंदर शैवाल में, तालाब में शैवाल में करी थी बेटा, शैवाल। ठीक है, शैवाल क्या होती है? एल्गी। ठीक है, तो करोगे इन एल्गी, इन एल्गी। तो सबसे पहले जो इन्होंने खोज करी थी वो किस में करी थी? एल्गी में करी थी, शैवाल में, है ना। और शैवाल बेसिकली कहाँ होती है? तालाब में। और कौन सी शैवाल में करी थी? तो स्पायरोगायरा। ठीक है, आप ये भी बताकर चलोगे, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा एक शैवाल होती है बेटा, स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा नाम की शैवाल थी, उसमें इन्होंने सबसे पहले क्या करा था? खोज करी थी बेटा, किसकी? जीवित कोशिका की। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि मैम ये जो ल्यूवेनहॉक है इन्होंने और क्या क्या किया था। तो ये जो ल्यूवेनहॉक है इन्होंने प्यारे बच्चे और भी कई डिस्कवरीज करी थी, क्योंकि आज वो बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को खोजा, तो इनके बारे में आपको प्रश्न आता है। तो भाई बात करते हैं ल्यूवेनहॉक की। ल्यूवेनहॉक जी जो हैं इन्होंने प्यारे बच्चे क्या करा? ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक के बारे में मैं आपको बातें बता रही हूँ, है ना। ल्यूवेनहॉक जी जो हैं इनको कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, मैम माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? बेटा ऐसी बायोलॉजी जिसमें आप सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हो। सूक्ष्म जीव मतलब ऐसे जीव जो आपको माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है ना, इन सबको हम पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। तो इनको कहा जाता है, ल्यूवेनहॉक को, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इनको कहते हैं सूक्ष्म जैविकी के पिता। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्म जैविकी के पिता किसको कहते हैं? तो आप लोग कहेंगे ल्यूवेनहॉक को कहते हैं सूक्ष्म जैविकी के पिता। मैम क्यों कहते हैं इनको सूक्ष्म जैविकी के पिता? क्योंकि इन्हें छोटी छोटी चीज़ों को खोजने का बहुत शौक था।
इन्होंने भी अपने आप एक माइक्रोस्कोप तैयार करा था, तो इन्हें भी चाव चढ़ रहा था। चाव, चाव जानते हो ना, इनको भी चाव चढ़ा हुआ था छोटी छोटी चीजों को उठा उठाकर माइक्रोस्कोप में देखना। तो इन्होंने भी ऐसे देखते देखते कई चीजों को खोज निकाला। तो इनकी जो खोज है वो कौन कौन सी है, यहाँ ब्रैकेट में बंद कर रही हूँ बेटा। आपको कभी भी पूछे कि आरबीसी की खोज किसने करी थी, आरबीसी की खोज आपने पढ़ा था ना ब्लड वाले चैप्टर में कि मैम आरबीसी जो है हमारी, तो इन्होंने क्या करा था, डिस्कवरी करी थी आरबीसी की। तो कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए डिस्कवरी ऑफ आरबीसी किसने करी है, तो आप बताएंगे ल्यूवेनहॉक ने, है ना। एक तो ये खोजा इन्होंने ही प्यारे बच्चे, अभी अभी आपने पढ़ा था शुक्राणु कोशिका, तो शुक्राणु कोशिका को भी इन्होंने ही खोजा, शुक्राणु की खोज, है ना। तो इन्होंने ही प्यारे बच्चे स्पर्म सेल की डिस्कवरी करी थी, स्पर्म सेल। तो शुक्राणु कोशिका को भी इन्होंने खोजा। तीसरे नंबर पर इन्होंने क्या करा, इन्होंने ही प्यारे बच्चे जीवाणु की खोज करी थी, जीवाणु की खोज बहुत बार आता है पेपर में। जीवाणु को किसने खोजा, इन्होंने ही प्यारे बच्चे करा था बैक्टीरिया को डिस्कवर, ठीक है। बैक्टीरियल डिस्कवरी या बैक्टीरिया की जो डिस्कवरी थी वो भी इन्होंने ही करी थी। ये आपको बिहार पुलिस में भी पूछा गया प्रश्न है कि जीवाणु की खोज किसने करी थी, हो सकता है आपके दिल्ली पुलिस में भी पूछ ले, तो आप बताएंगे कि किसने, ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने और क्या करा था प्यारे बच्चे, इन्होंने रिक्तिका की खोज करी थी, रिक्तिका। रिक्तिका क्या होती है, रिक्तिका की खोज। अब भैया रिक्तिका कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक पार्ट है ना, तो कोशिका के अंदर पाया जाता है रिक्तिका, जिसको कहते हैं वैक्यूल। तो इन्होंने ही प्यारे बच्चे वैक्यूल की डिस्कवरी करी थी। अभी इस वैक्यूल को आप पढ़ोगे आगे, तो वैक्यूल डिस्कवरी भी इन्होंने ही करी थी, है ना। तो वैक्यूल की जो डिस्कवरी करी थी वो भी इन्होंने ही करी थी। पांचवें नंबर पर ये जो ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने सबसे पहले प्रोटोजोआ को देखा था। प्रोटोजोआ जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, तो प्रोटोजोआ को देखा सबसे पहले इन्होंने। तो इन्होंने ही सबसे पहले प्रोटोजोआ को देखा था, फर्स्ट टू सी प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के साथ जो सबसे पहला पाला पड़ा था वो इनका ही पड़ा था, ल्यूवेनहॉक का, ठीक है। और मैम इनकी खोजों को हम भुगत रहे हैं तो इतनी सारी खोजें भाई इन्होंने करी हैं। तो इतनी सारी खोजों के साथ ये सब माइक्रोस्कोप में दिखती हैं आपको। आरबीसी देखनी है तो सूक्ष्मदर्शी में दिखेगा, शुक्राणु देखने हैं तो सूक्ष्मदर्शी में, जीवाणु देखने हैं तो सूक्ष्मदर्शी में दिखेगा, कोशिका के अंदर जितने भी पार्ट हैं वो खुद आपको सूक्ष्म माइक्रोस्कोप में दिखेंगे, और प्रोटोजोआ को भी अगर देखना है तो माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा, और जीवित कोशिका को अगर देखना है तो भी माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। तो सारे के सारे छोटी छोटी चीजें हैं ये, तो इसीलिए इनको कहते हैं सूक्ष्म जैविकी के पिता, यानी कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, है ना। तो इतना कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से दिमाग में आप लोगों का चल चुका होगा, ठीक है। अभी मेरी भी क्लास है अभी आगे, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। मुल्तानी मिट्टी खाने के क्या फायदे हैं भैया, मुल्तानी मिट्टी खाने के कोई फायदे नहीं है। तुम फल खाओ, सब्जी खाओ, तुम चटनी खाओ, रोटी खाओ, लेकिन मुल्तानी मिट्टी मत खाओ। मुल्तानी मिट्टी आप अपने चेहरे पे लगा लोगे वो सही है, लेकिन बाल धो लोगे वो सही है। अमीबा की खोज किसने करी थी बेटा, एक साइंटिस्ट थे रसेल नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने करी थी। तो वो तो बाद की बात है, जब मैं आपको अमीबा पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, लेकिन फिलहाल प्रोटोजोआ को सबसे पहले इन्होंने ही देखा था, ठीक है। चलो तो भाई अब कल की क्लास में चलते हैं, अब टाइम हो चला है। ये सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिएगा और चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा, तो एकदम बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट मक्खन हो जाएगा भाई, मक्खन। तो नमस्कार, आज आपकी 4 बजे वाली क्लास नहीं होगी, बैठकर रिवीजन कर लीजिएगा चीज़ों को। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।